अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 जो कि है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द अवेकनिंग। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लॉक है हमारा, जिसमें से 100% क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करवा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आराम से कर सकते हैं। इसकी मैं कॉन्सेप्ट क्लास है वो पहले ले चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए या कोई गेस्ट पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो चैप्टर 6 है हमारा, वो है हमारा क्रिटिसिज्म के बारे में, कि क्रिटिसिज्म का रिएक्शन इसमें कैसा रहता है। तो इस चैप्टर में क्या है कि मैंने पहले थ्योरी दे रखी है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी थ्योरी दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये इसके बाद चैप्टर के बारे में है कि कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ अवेकनिंग के बारे में है कि क्या है इसकी। फिर जो बायोग्राफिकल अप्रोच है ऑफ द अवेकनिंग, तो बायोग्राफिकल अप्रोच क्या होती है, ऑथर की लाइफ उसके बारे में बताया गया है कि ऑथर की लाइफ कैसी थी। फिर जो कार्टी चॉपिन ऑथर है उसकी अर्ली लाइफ और उसका बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। इसमें कंप्लीट आप पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि उसकी अर्ली लाइफ और बाद में बैकग्राउंड में क्या चला है। द क्रेओल बैकग्राउंड, जो एक फ्रेंच और स्पेनिश लोग हैं ना, उनका बैकग्राउंड बताया गया है, उनकी लाइफ कैसी है। तो ये जो कि मैंने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। द हिस्ट्री ऑफ न्यू ऑरलियंस, क्या है, जो एडना थी वो कहाँ रहती है, न्यू ऑरलियंस सिटी में रहती है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं इसको। एडना पोंटलियर एंड कार्टी चॉपिन, इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो कार्टी चॉपिन जो इसकी ऑथर है उसके बारे में, फिर एडना पोंटलियर की लाइफ के बारे में बताया गया है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो पूरी कहानी को समझ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने आपको कुछ, देखो जो रेड कलर में लिख रखे हैं वो इसके की पॉइंट्स है, जिससे आप इसके आंसर को आराम से लिख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ बायोग्राफिकल अप्रोच टू लिटरेचर। जो ये लिटरेचर है, जो नॉवल है, इसके बारे में बायोग्राफिकल अप्रोच के बारे में हमें बताना है कि बायोग्राफिकल अप्रोच क्या होती है, ऑथर की लाइफ क्या होती है, लिटरेचर को समझने का एक टूल होती है। तो उसको कैसे समझेंगे हम। जो बायोग्राफिकल अप्रोच का मतलब है राइटर की लाइफ को पढ़कर नॉवल को समझना। तो बायोग्राफिकल अप्रोच की लैंग्वेज आप समझ गए कि जो राइटर की लाइफ को पढ़ा फिर उससे क्या है नॉवल को समझा आपने, तो वो क्या हो गया, बायोग्राफिकल अप्रोच हो गई। ये ज़रूरी क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो राइटर की जो लाइफ है ना, उसकी सोच और आइडियाज़ क्या होंगे हमें समझ में आएंगे, उससे क्या नॉवल समझ में आएगा। उसकी फैमिली का बैकग्राउंड का पता लगेगा, उसके बिलीफ्स का पता लगेगा, उसके एक्सपीरियंस का पता लगेगा। अगर वो इंसान है ना, वो लिख रहा है, उसकी फैमिली, उसके बिलीफ्स, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे ही वो लिख रहा है, तो उससे नॉवल को समझने में इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो लाइफ सेफ राइटिंग्स बोलते हैं ना, उसे वो समझ में आएगा। जैसे सोसाइटी इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ही क्या राइटर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है, नॉवल को समझने के लिए। तो इसमें क्या है कि कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इस नॉवल के हिसाब से चोपिन इंडिपेंडेंट थी या नहीं थी, जो उसकी लाइफ थी वो एडना की तरह थी या अलग थी, या फिर उसकी मैरिज थी, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके समझने के बारे में बताया गया है। फिर इस क्वेश्चन में क्या है, एक बायोग्राफिकल अप्रोच को पढ़ के क्या पता लगेगा कि इसमें फेमिनिस्ट थीम है या नहीं है, इसमें बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म किया गया है या नहीं किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब डायरेक्ट आते हैं इसके आंसर पर। द बायोग्राफिकल अप्रोच टू द रीडिंग ए नॉवल इज व्हेन we read about the writer's own life in order to know his personal story, so that we get some clues and ideas into understanding of the novel better। तो हम ऑथर की लाइफ को पढ़ रहे हैं ताकि हम नॉवल को आसानी से समझ सकें। तो ऑथर की लाइफ अंडरस्टैंडिंग टूल है, पहला की पॉइंट हो गया, ठीक है। जस्ट एज इट नेसेसरी टू नो अबाउट द सोसाइटी, कल्चर एंड politics of the time when the novel was written, published, it helps to know about the family background, views, beliefs of the writer। जब ये पब्लिश किया गया तो उसकी जो फैमिली थी, उसका बैकग्राउंड था, उसके जो विश्वास थे, उसके एक्सपीरियंस थे, उसको समझकर, उससे पता कर कर हमें नॉवल के बारे में पता लगेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जो राइटर की लाइफ है
उसके आइडियाज़ हैं उसको हम समझते हैं। तो उससे क्या होगा, फैमिली के बैकग्राउंड, बिलीफ, एक्सपीरियंस पता लगेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट व्हाट चोपिन रियल लाइफ वाज लाइक। क्या रियल जो चोपिन है उसकी रियल लाइफ कैसी थी। वाज सी इंडिपेंडेंट, क्या वह आज़ाद थी। एंड कैन बी ड्रॉ पैरेलल बिटवीन एडना पोंटिलियर एंड द राइटर। जो कार्टी चोपिन थी और एडना पोंटिलियर है उसका करेक्टर है, क्या उन दोनों की लाइफ सेम थी, इसके बारे में पता लगेगा। वट वाज चोपिन मैरिज लाइक, उसकी शादी किस तरह थी। द थीम दैट अवेकनिंग डील्स विद ए कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट एंड वट हार्डली एडर्स इन द टाइम बाय दी अदर राइटर्स। जो उसके साथ के टाइम के राइटर थे ना, उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पता लगेगा। वट इन हर ओन लाइफ गेव हर एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज टू डिस्कस देम सो फ्रीली एंड सक्सेसफुली। तो उसके बारे में एक्सपीरियंस से पता लगता है। द आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन इज व्हाट बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म इज अबाउट। तो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म के बारे में भी बताता है कि बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म में ऑथर की लाइफ के थ्रू टेक्स्ट को समझा जाता है। जो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म होती है उससे ऑथर जो ये टेक्स्ट होता है नॉवल का उसको समझा जाता है। तो हम क्या समझते हैं, ऑथर की लाइफ, फिर उसके से क्या लगाएंगे, आइडियाज़ लगाएंगे और उससे क्या अंडरस्टैंडिंग होगा और नॉवल समझ में होगा। तो की पॉइंट कौन से हो गए, ऑथर की लाइफ। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी लाइफ के बारे में पढ़ना। तीसरा, कनेक्शन विद कॉन्टेक्स्ट, उसके साथ क्या कॉन्टेक्स्ट के साथ है, कॉन्टेक्स्ट और ऑथर के साथ क्या रिलेशन है, वो दोनों को अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो फिर इसका एग्जाम्पल देंगे कार्टी चोपिन और इसकी थिंकिंग के बारे में, जो कि क्या है, एक फेमिनिस्ट थिंकिंग उसका थीम है। और फिर लास्ट में क्या बताएंगे, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बताएंगे। अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वर दी क्रियोल्स। क्रियोल्स कौन है। तो ये पहले पिछले चैप्टर में जैसे कि बताया है, ये कौन से लोग हैं, दो यूरोपियन लोग हैं जो यूरोपियन ओरिजिन से आते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रियोल्स हैं वो लोग जो यूरोपियन मेनली कहाँ से आते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश लोकेशन से आते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रियोल्स बोलते हैं। इनकी लोकेशन क्या है, ये लोग मेनली कहाँ से आते हैं, ल्यूइसियाना जो कि यूएसए में स्थित है, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और इनका जो क्रियोल का कल्चर क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है इनकी, कैथोलिक इनका रिलीजन है, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज वैल्यूज रखते हैं। तो इनकी क्या है, डिस्टिंक्ट कल्चर हैं जो कि हमें समझने होंगे। तो इनकी एक खासियत और है, ये एंग्लो अमेरिकन सोसाइटी से थोड़ी अलग पहचान रखते हैं, ये इनसे अलग है, इनके सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो ये यूरोपियन ओरिजिन के हैं, ल्यूइसियाना में रहते हैं, इनका एक यूनिक कल्चर है। तो ये कौन है समझ गए आप। क्रियोल्स आर डिस्क्राइब्ड एज दो डिसेंडेड फ्रॉम द यूरोपियन एनेस्टर्स, जो क्या है, यूरोपियन सभ्यता से आते हैं। फ्रेंच हैं, स्पेनिश लोग हैं, कहाँ रहते हैं, ल्यूइसियाना में रहते हैं। दीज प्लग फ्रॉम द फ्रेंच वर मैनी मोर, इनकी भाषा कौन सी है, फ्रेंच भाषा है। ये क्या है, रिलीजियस लोग हैं जो कि एल्गो अमेरिकन से अलग अपना वजूद रखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रियोल कल्चर, कि क्रियोल कल्चर क्या होता है। द अवेकनिंग नोवेल में इसको समझने का बहुत ज़रूरी हमारा मतलब है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 2 स्टार है मेरी तरफ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं पहले पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में आराम से करवा चुका हूँ। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर क्वेश्चन में अटैच हो रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। क्रियोल कल्चर क्या है, फ्रेंच और स्पेनिश ओरिजिन से आते हैं, मोस्टली फ्रेंच इन्फ्लुएंस है इनमें, फ्रेंच डोमिनेटेड कल्चर है इनका। क्रियोल लाइफ आर्टिस्ट और सोशल होती है। इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, म्यूजिक है, पार्टीज है, फाइन डाइनिंग है, गैदरिंग होना, और क्या करना, त्यौहार फेस्टिवल्स मनाना, क्या है, इंजॉयबल लाइफ इंजॉय करते हैं। क्रियोल्स लोग वार्म, ओपन और एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, जो क्या है, फ्रेंडली है, फ्री है, इमोशनल्स है, ओपन बिहेवियर है इनका। एडना को क्रियोल कल्चर थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। एडना कहाँ की है, क्रियोल कल्चर की है, और परंतु वो क्या है, इसके विरोध में है। सी इज़ फ्रॉम ट्रेडिशनल अमेरिकन बैकग्राउंड से है, उसकी विचारधारा थोड़ी ट्रेडिशनल अमेरिकन बैकग्राउंड से मिलती जुलती है। तो ये क्या है, कल्चरल डिफरेंस उसमें पैदा हो गया है। ये कल्चरल स्टोरी और करेक्टर्स को थोड़ा शेप करता है, तो उनकी बैकग्राउंड क्या है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या है, फ्रेंच कल्चर के बारे में बताएंगे, इंजॉयबल लाइफ के बारे में बताएंगे, ओपन बिहेवियर के बारे में बताएंगे, फिर एडना के बारे में बताएंगे कि एडना कैसा है। तो मैं एक बार फिर से करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्रियोल्स आर डिस्क्राइब्ड एज दोज descended from European ancestors, French and Spanish, and in Leosna those plucked from the French were many more। तो क्रियोल्स क्या हैं, यूरोपियन सभ्यता से आते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश लोग हैं, लियोसना में बसते हैं, फ्रेंच इसकी भाषा है। सो द क्रियोल इन द लियोसना वुड कंसिडर हिमसेल्फ हरसेल्फ टू बी बेसिकली फ्रेंच डिसेंट्स, वो क्या है, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। द पिक्चर ऑफ द आर्टिस्ट एग्जॉस्ट लाइफ ऑफ सोशल गैदरिंग्स, म्यूजिशियन और फाइन डाइनिंग पेंटेड इन द नोवेल इज क्लियरली ड्रॉन फ्रॉम द लाइफ लेड बाय द क्रियोल्स इन द न्यू ऑरलियंस। तो ये कहाँ रहते हैं, न्यू ऑरलियंस में रहते हैं। इन द 19th सेंचुरी की बात हो रही है। दैट चोपिन वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। तो ये क्या है, किस कल्चर के लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, सोशल लोग हैं, जो क्या करते हैं, गैदरिंग्स इकट्ठा होते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, जो कि क्या है, किस सिटी में रह रहे हैं, न्यू ऑरलियंस रहते हैं, जो कि कहाँ बेस्ड है, लियोसना में बेस्ड है। 19वीं सेंचुरी की बात कर रही है, जो कि चोपिन की काल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन द नोवल डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एडना एंड द रिलीजियस। तो एडना क्या है, अमेरिकन है, जो कि धार्मिक है, बैकग्राउंड एंड द लाइफ ऑफ द क्रोल रिजोर्ट ऑन द ग्रांड इसले comes through very clearly as Creoles are much more warm, free, open and seductive, and she finds atmosphere very strange। तो इसके बारे में बताया गया कि थोड़ा स्ट्रेंज महसूस करती है, क्रियोल लाइफ है उसमें थोड़ी घुटन महसूस करती है, उससे बाहर निकलेगी, इसकी बिल्कुल अपोजिट है, उसकी थिंकिंग क्या है, अमेरिकन रिलीजियस से मिलती जुलती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑथर कार्टे चोपिन एंड एडना पोंटेलियर। तो कार्टे चोपिन कौन है, द अवेकनिंग की राइटर हैं, ठीक है। एडना पोंटेलियर कौन है, द अवेकनिंग की मेन कैरेक्टर हैं। तो इसमें क्या है, कुछ सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले ही बात करते हैं, चोपिन और एडना क्या है, दोनों वुमेन फ्रीडम में बिलीव करती हैं कि दोनों को फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए। तो क्या है, थोड़ी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की दोनों करेक्टर है। तो ये एक सिमिलरिटी हो गई। दोनों वुमेन क्या है, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल देखती हैं, तो फ्रीडम के लिए क्या करती हैं, स्ट्रगल करती हैं। चोपिन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन से इंस्पायर हुई थी, मदर से, ग्रैंड मदर से, तो थोड़ा इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग फीमेल इन्फ्लुएंस है। चोपिन ने ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें वुमेन्स को फ्रीडम दिखाई गई थी, लिटिल वुमेन हो गई, जाने आयरे हो गई, इनकी बुक्स इन्हें पढ़ी, लिटरेरी इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं वो। अब बात करते हैं इन दोनों की शादी की। दोनों मैरिज की रेस्ट्रिक्शन के लिए रेडी नहीं है, या रेडी नहीं थी बोल सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले क्या थोड़ी फ्रीडम होती है, शादी के बाद क्या होती है, थोड़ी रेस्ट्रिक्शन बंधन लग जाते हैं, तो इन दोनों इनके खिलाफ थी। चोपिन ने सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी उसकी, बोल्ड लाइफस्टाइल थी, तो क्या किया, रेबिलियन टाइप की एक थिंकिंग थी, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। नोवेल को शुरू में क्या क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि उस टाइम में लोग क्या थे, ओल्ड थिंकिंग के थे, ये थोड़ा एडवांस था, उसकी कल्चरल और सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा ओल्ड था, इसलिए इसको क्या है, क्रिटिसाइज किया गया। परंतु बाद में क्या है, आगे टाइम के साथ इसको रिस्पेक्ट मिली। तो ये हमारा इसमें पूरी इनकी सिमिलरिटीज़ है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये हमारे इसमें 4 पॉइंट है, चारों को बताता हूँ पढ़ के। द इवेंट ऑफ कार्टे चोपिन लाइफ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द फेमिनिस्ट ट्रेट्स ऑफ एडना पोंटेलियर। तो कार्टे चोपिन क्या है, दोनों सिमिलरिटी रखते हैं। मेन कैरेक्टर इन द हर नोवेल द अवेकनिंग कार्टे चोपिन इज known for her literary work that culture in New Orleans, Louisiana, और द वुमेन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो दोनों क्या है, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती हैं, तो ये एक इसकी सिमिलरिटी हो गई। तो पहला क्या है, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो गया, ठीक है। तो पहला हो गया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दूसरा है, पोंटेलियर आल्सो डेमोन्स्ट्रेट ए वुमेन स्ट्रगल इन 18th century and their search for a better and more independent future. The lives of Carter Chopin and Edna Pontelier are similar in the feminist views। तो दोनों क्या है, feminist view की थी, strong urge थी for free independent life। Carter Chopin was raised under the influence of strong independent women who told her to do what she wanted in life
and not let anyone get in her may. Her grandmother was an independent woman who worked for herself, provided a good example that women did not need a man to make it in the world. Chopin's mother taught her from childhood that she should says depend on herself and no one else. तो क्या है, अपनी माँ और दादी से वो सीखी है कि लाइफ में बंधन बंध के कुछ नहीं हो सकता, एक आदमी के सहारे रहकर ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती, वही फिर जेल वाली ज़िंदगी हो जाएगी, आज़ादी नहीं होगी। तो दोनों क्या है, एक फाइट करती है, एक अपनी दादी और माँ से सीखती है, तो दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। चोपिन फोंटलियर वर अवॉइड रीडर्स ऑफ बुक्स, तो क्या करती हैं, बुक पढ़ती हैं। किसमें कौन सी बुक पढ़ती है, एवरीडे वुमन गेनिंग देयर फ्रीडम, तो जो औरत की आज़ादी वाली कहानियाँ पढ़ती हैं, बुक्स पढ़ती हैं। चोपिन रीड बुक्स सच ए लिटिल वुमेन, कौन सी पढ़ती है, लिटिल वुमेन, एंड 1876 novel about the lives of four sisters growing up during the American Civil War, जैन ईयर। तो कौन सी दो स्टोरी पढ़ी, लिटिल वुमेन की और जैन ईयर की, इन्होंने बुक्स पढ़ती है, जिससे क्या है वो इंस्पायर होती है कि उसको आज़ादी पानी चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, एडिशनली बोथ वुमेन वर मैरिड, अब बात करती है, जैसे कि मैंने मैरिज के पॉइंट का बताया था कि दोनों मैरिज के खिलाफ हैं, दोनों क्या चाहती हैं कि अनप्रिपेयर्ड फॉर दी रेस्ट्रिक्शन दैट वेंट अलॉन्ग विद द मैरिड लाइफ, क्या है कि मैरिज से पहले रेस्ट्रिक्शन कम होती है, मैरिज के बाद रेस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, तो दोनों क्या है इसके लिए रेडी नहीं थी। दे वर यूज टू बीइंग फ्री एंड मेकिंग देयर ओन डिसीजन बिफोर मैरिज एंड वर सरप्राइज एट द वट एक्सपेक्टेड ऑफ देम सोसाइटी एज वाइफ्स, तो जो एक शादी के बाद जो सोसाइटी है वो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो उसके लिए तैयार नहीं थी। कार्टे चोपिन डिफाइड सोसाइटी इन मैनी वेज, शी स्मोक्ड सिगरेट्स, वो क्या सिगरेट पीती थी। क्वेश्चन दी कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च में क्वेश्चन करती थी। लव टू रीड एंड राइट मिडल ऑफ द पेपर, अवेकनिंग वाज दी रिगार्डेड बाय दी क्रिटिसिज एज, तो क्या है वो सिगरेट पीती थी, कैथोलिक चर्च में जाके क्वेश्चन करती थी, पढ़ना पसंद करती थी, जो कि उस टाइम के कल्चर के हिसाब से ओड था। तो अब वो क्या करती हैं, जब शुरुआत में इसका पब्लिश हुआ था, वो क्या है क्रिटिसिज फेस किया उसने, वल्गर और अनहोलसम, अनहोली एंड मिस अप्रोप्रिएट ऑफ दी चोपिन। तो कार्टे चोपिन का जो पहला ये नॉवल था द अवेकनिंग, इसने शुरुआत में प्रॉब्लम फेसिस की। एक्सेप्शनल लिटरेरी टैलेंट, द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ बोलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चनिंग द अवेकनिंग वाज फाइनली गिवन रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन इट डिजर्व्ड, जो ये क्या है डिजर्व करता था, वो बाद में इसको इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली। तो इस प्रकार ये इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ थी एडना पोंटलियर में और कार्टे चोपिन में। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर नंबर 7 के साथ, जो कि हमारा होगा क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज टू द अवेकनिंग। तो तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।